हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बीबी जेमनी आपको एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। एडवांस कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग लास्ट चैप्टर है। कर्व ट्रेसिंग पे 2 लेक्चर अपने हो गए हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कर्व ट्रेसिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, कोई आपको समीकरण दे रखी है, उसके विभिन्न आयामों को अपन देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, ओरिजिन पर उसकी बिंदु की मूल बिंदु की स्थिति देखेंगे, उसके वक्र के लिए असिम्प्टोट्स भी निकालेंगे। ठीक है, वक्र की समीकरण दे रखी है, उसमें मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी तो एक्स और वाई बिंदु निकालेंगे बहुत सारे। ठीक है, और उस वक्र के लिए रीजन निकालेंगे कि भाई कहाँ से क्षेत्र डिसाइड करेंगे कहाँ से कहाँ तक वो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कार्टेशियन फॉर्म और ध्रुवीय वक्रों के लिए अनुरेखण किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने जो जनरल बात बताई कि भाई सममिति, ओरिजिन, असिम्प्टोट्स, पॉइंट्स और ये रीजन, और ये सब तो अपन देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, अक्षों के प्रति सममिति देख सकते हैं, सम्मुख पाद के प्रति सम्मति देखते हैं अपन। ठीक है, कर्व बिंदु से मूल बिंदु से 0 0 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे भाई कर्व कहाँ तक अनंत स्पर्शी से बाउंड होता है। और बहुत सारे बिंदु भी अपन कटान बिंदु, अक्षों पे कटान बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। एक्स और के विभिन्न मानों के लिए वाई की वैल्यू ज्ञात करके बहुत सारे बिंदु भी प्राप्त कर सकते हैं। उन बिंदुओं को अपन कर्व की ट्रेसिंग में काम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सममिति के बारे में मैंने बताया कि एक तरफ यदि एक्स एक्स के वाई एक्स के जिसकी भी सममिति आधा पार्ट अपन बना लेंगे तो नीचे का पार्ट सममिति से उसी के जैसा वह अपन खींच सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें कार्टेशियन फॉर्म के कर्व के लिए भी बताई और ध्रुवीय वक्रों के लिए भी। बस फ़र्क इतना है कि ध्रुवीय वक्रों की जो समीकरण होती है वो आर थीटा बिंदु ही होती है। तो वहाँ जैसे अपन सममिति जब चेक करते हैं तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू मैंने माइनस थीटा रख दी, तब भी यदि वक्र की समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वक्र आरंभिक रेखा के प्रति सममित होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दूँ, फिर भी वक्र की जो स्थिति है या वक्र का समीकरण उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि थीटा इक्वल टू पाई/2 के जो रेखा है उसके प्रति सममित होगा वक्र। ठीक है, इस तरीके की मैंने विभिन्न वैल्यूज आपको थीटा की जगह रख करके यदि थीटा के मान उस मान पर यदि कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है तो बताया था कि इस तरीके से सममिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, और फिर आर और थीटा के विभिन्न मानों के लिए अपन बिंदु ज्ञात कर लेंगे। जैसे थीटा के 0 डिग्री पर रखा, 30 डिग्री रखा, 45 डिग्री रखा, 60 डिग्री रखा, 90 डिग्री रखा, 120 रखा, 180 डिग्री रखा, इन पर अपन आर की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो आर और थीटा के मान अपने को मिल जाएंगे, तो वो विभिन्न बिंदु मिल जाएंगे, तो उससे कर्व ट्रेसिंग में अपने को आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके की दोनों कर्व के लिए मैंने कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के कर्व के लिए आपको कर्व ट्रेसिंग पिछले लेक्चर में बताई थी। और प्राचलिक वक्रों का मैंने पूरा एक लेक्चर दिया आपको, प्राचलिक वक्रों का अनुरेखण किस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया पिछले टर्म पर। तो अभी अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस पर कार्टेशियन फॉर्म के कोई कर्व लेते हैं, उससे आपको ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कर्व ट्रेसिंग की। और दूसरा जो है वो ध्रुवीय वक्रों के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इनसे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। एग्जाम्पल्स ऑन कर्व ट्रेसिंग। ठीक, एग्जाम्पल आपको दे रखा है वक्र x³ + y³ = 3axy। ठीक है, जो कि कोई फॉलियम होता है उसका अनुरेखण करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने मन में भी रखिए कि भाई फॉलियम क्या होता है।
ये आपको आकृति बनाने में सहायता करेगा। अभी तो आपको पता नहीं है, आकृति बन जाने दीजिए, फिर आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे इस तरीके की आकृति फोलियम कहलाती है और उसका समीकरण ये होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसी आकृति मिलती है। तो ये वक्र में मैं यदि x इक्वल टू वाई रख दूँ या y की जगह x रख दूँ तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समीकरण का रूप अपरिवर्तित रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स के प्रति आपका जो ये वक्र है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy ये सममित होगा। ठीक, दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन की x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो समीकरण आपका संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वक्र मूल बिंदु से पास हो रहा है। ठीक, दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण अपन निम्नतम घात को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 अर्थात निर्देश अक्षों पे संतुष्ट हो रहा है ये समीकरण। तो मूल बिंदु एक नोड होगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड उसमें अपन एसिम्प्टोट्स ज्ञात करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि वक्र की वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, फिर बिंदु सारणी ज्ञात करते हैं। तो वक्र के समीकरण में y इक्वल टू एक्स के समीकरण पर बिंदु 3/2a और 3/2a प्राप्त होगा। ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वो होगी x प्लस वाई इक्वल टू 3a। ठीक, तो ये चीज़ अपने को प्राप्त हो गई। बिंदुओं की सारणी अपन निकाल सकते हैं, x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान निकाल सकते हैं। वक्र के x या y के मान ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, अतः वक्र तृतीय पाद में नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार वह वक्र निम्न आकृति का प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश करी है कि भाई इन चीज़ों से अपन इस वक्र की आकृति निर्धारित करते हैं। तो वक्र की आकृति किस तरीके की होगी, ये होगी। ये यहाँ वक्र की आकृति देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये वक्र y इक्वल टू एक्स लाइन के परित सममित है। ठीक है, मूल बिंदु से पास हो रहा है। और ये जो मैंने दिखा रखी है एरो से, ये अनंत स्पर्शी है। इसका मतलब है कि वक्र जो इसको अपन फोलियम बोल रहे हैं उसकी आकृति लगभग इस तरीके की होगी। ठीक है, ये आपका इस क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है। फिर y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष सममित है। ठीक है, तो ये इस तरीके की लगभग आकृति अपने को मिलती है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपका। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है पोलर फॉर्मेट में। ठीक है, यदि वक्र की इक्वेशन आपको ध्रुवीय रूप में दे रखी है, पोलर फॉर्म में दे रखी है, तब आप कर्व ट्रेसिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल 2 है वक्र r इक्वल टू ए साइन 3 थीटा का अनुरेखण कीजिए। ठीक, वक्र की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब अपन सममिति चेक करते हैं। मैंने बताया कि थीटा को यदि पाई माइनस थीटा रखते हैं, ठीक है, तो रख के देखेंगे अपन। तो ये क्या हुआ, r इक्वल टू ए साइन 3 पाई माइनस थीटा। तो एक तरीके से 3 पाई माइनस 3 थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उस हिसाब से अपन इसको देखेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी समीकरण पर। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वक्र थीटा इक्वल टू π/2 रेखा के सापेक्ष सममित होगा। ठीक, ये जो वक्र दे रखा है r इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, ये थीटा इक्वल टू π/2 रेखा के सापेक्ष सममित होगा। तो सममिति अपन ने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब अपन ध्रुव की बात करते हैं, पोल की, जहाँ पर r इक्वल टू 0 होता है। तो r इक्वल टू 0 पर आप ध्यान देंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा समीकरण में। जैसे r इक्वल टू 0 रखा तो ये तो कांस्टेंट है, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। इससे थीटा की विभिन्न वैल्यू मिल जाएगी अपने को। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू माइनस π/3, इस तरीके की बहुत सारी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि r इक्वल टू 0 पर इन थीटा के मान ये संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वक्र ध्रुव से गुजरता है एवं ध्रुव पर स्पर्श रेखाएं थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/3 और थीटा इक्वल टू 2y/3 होंगी। ठीक,
तो ये ध्रुव से पास हो रहा है, स्पर्शरेखाएं अपन ने ज्ञात कर लिया। अब एक बिंदु सारणी और ज्ञात कर लेते हैं, उससे अपने को कर्व ट्रेसिंग आसान हो जाएगा। थीटा की वैल्यू मैंने रखी 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इन पर आर की वैल्यू अपन ने इस समीकरण से निकाल लिया, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा से। ठीक है, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जो है थीटा इक्वल टू 0 पर आर इक्वल टू 0 मिलेगी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर ए मिलेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर 0 हो जाएगी, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर माइनस ए मिलेगा, और फिर 120 डिग्री पर वापस आर की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक, तो ये एक तरीके से आर और थीटा के सापेक्ष अपन ने मान निकाले, तो ये बिंदु मिल गए अपने को। स्पष्ट है, जब थीटा 0 से 60 डिग्री तक बढ़ता है, देख रहे हैं आप इस सारणी में, जब 0 से थीटा बढ़ रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान कहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस ए हो गया, तो फिर कम होता दिख रहा है, फिर 0 हो गया। ठीक है, तो एक 60 डिग्री तक ये बढ़ा, और उसके बाद में वापस कम हो गया, अर्थात थीटा का मान क्या हुआ, 0 और पाई/3 के बीच में लाई करेगा। ठीक, ये इससे अपने को क्षेत्र का भी निर्धारण हो गया थोड़ा सा, और बिंदुओं का भी हो गया। तो अब ये बढ़कर फिर घटता है, इसका मतलब एक लूप बनेगा। वैल्यू जो आपको जा रही है, एक बार पूरी बढ़ गई, फिर वापस घट रही है, इसका मतलब वहीं आकर के मिल रही है, इसका मतलब ये लूप बनेगा। थीटा पाई/3 से बड़ा है, थीटा पाई/3 से बड़ा है, और पाई/2 के बराबर या छोटा है। इसका मतलब है कि वक्र 0 से -a तक घटता हुआ शून्य रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पाई/2 और 3π/3 के बीच में अपन जब बात करेंगे तो ये पे भी वक्र का लूप बनता है। ठीक है, एवं 2π/3 और पाई के बीच में बात करेंगे तो यहाँ भी लूप बनता है। तो अपने को ये पता चल गया कि इन रेंज में ये लूप बन रहा है, और इन रेखाओं के प्रति ये सममित है। तो इस प्रकार जब हम वक्र अनुरेखण करेंगे तो लगभग इस तरीके की आकृति प्राप्त होगी, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखी है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे तो थीटा इक्वल टू पाई/3, फिर थीटा इक्वल टू 2π/3, ये अपन ने दो लाइन खींची, इनके बीच में ये लूप बन रहे हैं। ठीक, अक्षों के प्रति सममित दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा। ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0 आपकी इनिशियल लाइन हो गई, और ये थीटा इक्वल टू पाई/2 है, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गई। तो इनसे ये मैंने आपको 3 लूप बना करके बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लूप बने, और जो 0 0 से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वक्र की स्थिति या कर्व ट्रेसिंग या आकृति इस तरीके की प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कर्व ट्रेसिंग मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म के लिए बताई, आज पोलर फॉर्म के लिए भी बताइए आपको एक एग्जांपल लेके के, और उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पैरामेट्रिक जो इक्वेशन से होती है, ठीक है, x इक्वल टू वो भी ft होता है, और y इक्वल टू φt होता है। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है कर्व की वो प्राचलिक वक्रों की होती है। तो प्राचलिक वक्र के लिए भी मैंने आपको अनुरेखण की प्रक्रिया एक एग्जाम्पल के साथ पिछली लेक्चर में समझा दी थी। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मेट जो अपने होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक, इन तीनों ही तरीके के इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, तो आप कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग समाप्त कर दिया है, और इसके साथ ही अपन का जो ये सेकंड पेपर है, इसका जो एडवांस कैलकुलस का जो डिफरेंशियल पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्न पे अपन बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो होता है एडवांस कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म हो गया, इसमें अपन ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, बहुत सारे लेक्चर हुए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट जो टर्न पे है वो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।